आज हम पढ़ने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस के जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में, जो जितने भी टेस्ट होते हैं। जो सबसे पहला टेस्ट है वो है जीन एक्सपर्ट टेस्ट, कमर्शियल नेम है इसका जीन एक्सपर्ट एमटीबी रिफ। जो जीन एक्सपर्ट एमटीबी रिफ है, इसको डब्ल्यूएचओ ने 2024 में प्रिफर्ड टेस्ट माना था जीयूटीबी के डिटेक्शन के लिए। इसको प्रेफर किया जाता है जीयूटीबी के डिटेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि ये 2 घंटे के अंदर, विद इन 2 आवर्स, ये बता देता है। इसमें नाम से ही पता चला है, एमटीबी मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और रिफ का मतलब होता है रिफैम्पिसिन। तो ये रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है या नहीं, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं, 2 घंटे के अंदर ही बता देता है ये टेस्ट। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने 2024 में कहा था कि जितने भी जीयूटीबी के लिए रैपिड टेस्ट है, उसमें एमटी जीन एक्सपर्ट एमटीबी रिफ प्रिफर्ड किया जाएगा। और ये इसका कमर्शियल फोटो है, जो कि सिफिट कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जीन एक्सपर्ट एमटीबी रिफ। जो ये रिफ है, रिफैम्पिसिन, इसको डिटेक्ट करने के लिए जीन एक्सपर्ट एमटीबी रिफ एक जीन को डिटेक्ट करता है जिसका नाम है आरपीओ बी। आरपीओ बी जीन इसको डिटेक्ट करता है। फिर इन्होंने देखा कि अब इसमें कुछ चेंजेस करके फिर एक नया टेस्ट बनाया जिसको बोलते हैं जीन एक्सपर्ट अल्ट्रा। ये जो टेस्ट है उसका अपग्रेडेड वर्जन है जीन एक्सपर्ट अल्ट्रा। इसमें 2 जीन को डिटेक्ट करते हैं, एक जीन के बजाय 2 जीन को। 2 जीन कौन कौन से होते हैं? एक होता है IS6110 और दूसरा होता है IS1081। ये 2 जीन को डिटेक्ट करते हैं जीन एक्सपर्ट अल्ट्रा। अब इसका फायदा क्या हुआ? एक्चुअली ये जो हम सीबी नेट पढ़ते हैं, कार्ट्रिज सीबी नेट का मतलब होता है कार्ट्रिज बेस्ड टेस्ट होता है। और कार्ट्रिज बेस्ड टेस्ट, ये दोनों कार्ट्रिज बेस्ड टेस्ट हैं, तो इसमें यूरिन सैंपल बहुत थोड़ा यूज हो पाता है। लेकिन जो जीन एक्सपर्ट अल्ट्रा आया तो उसका स्पेस थोड़ा बड़ा था, तो इसमें यूरिन ज्यादा यूज कर सकते हैं, तो लार्जर सैंपल यूज कर सकते हैं। अब इससे फायदा ये होता है, 2 फायदे होते हैं कि अगर मान लीजिए यूरिन में बहुत कम बैक्टीरिया है, लेस देन 100 बैक्टीरिया है पर एमएल, तो इसको यूज करते हैं। और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पॉसिबैसिलरी। तो पॉसिबैसिलरी के लिए भी ये जो जीन एक्सपर्ट एमटीबी अल्ट्रा है, वो काफी अच्छा होता है डिटेक्ट करने के लिए। फिर जो तीसरा टेस्ट है वो है ट्रू नाट। ट्रू नाट टेस्ट जो है टीबी के लिए, एक तरीके से आप समझ लीजिए ये इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होता है। इंडिया में जो आईसीएमआर है, उसने देखा कि टीबी की जांच जो है महंगे महंगे जगह, कुछ जगह लैब में होती थी। फिर इसको घर घर पहुंचाने के लिए उन्होंने एक टेस्ट डिस्कवर किया जो कि एक चिप के बेस्ड रहता था, चिप बेस्ड रहता था। और इसमें क्या होता था? पीसीआर। तो चिप बेस्ड पीसीआर टेस्ट था जिसको बोलते हैं ट्रू नाट। तो इससे क्या हुआ, जो टीबी का टेस्ट था वो डिसेंट्रलाइज हो गया। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हुआ कि ये गाँव-गाँव, कस्बे-कस्बे तक होने लगा। ये कुछ सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स में ही नहीं रह गया, तो डिसेंट्रलाइज़ हो गया। और पॉइंट ऑफ केयर का मतलब रहता है कि इसमें पेशेंट को लैब में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वहीं पे घर पे जाके कर सकते थे। तो ये डिसेंट्रलाइज़्ड पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट था आईसीएमआर ने। तो आईसीएमआर ने जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसमें इस टेस्ट को इंक्लूड किया है, ट्रू नाट टेस्ट, जो कि पीसीआर के ऊपर, चिप बेस्ड पीसीआर के ऊपर है। फिर अगला टेस्ट की बात करें, कल्चर। अब कल्चर में जब कल्चर कराया गया तो एलजे मीडिया कराया गया, जो कि एक सॉलिड मीडियम रहता है। एलजे रहता है सॉलिड मीडियम। और इसमें जो था ये बेसिकली बनता कैसे है? अंडे से। अंडे में हम आलू का जो आलू होता है, आलू डालते हैं, पोटैटो स्टार्च। अब ये जो हरा-हरा दिख रहा है, ये जो ग्रीन-ग्रीन दिख रहा है, ये मेलासाइट या मेलाचाइट ग्रीन की वजह से दिखता है। मेलासाइट ग्रीन जो रहता है उसको ये कलर देता है। तो एलजे मीडिया जो रहता है सॉलिड मीडिया होता है। अब ऐसा ही एक और मीडिया होता है, ओगावा मीडिया, वो भी सेम इसी तरीके से बनता है, बस इसमें जो अंडा यूज़ करते हैं, वो दोनों में डिफ़रेंस होता है। ओगावा में अंडा जो यूज़ करते हैं, वो पहले से ही सुखा लेते हैं, तो ड्राइड एग यूज़ करते हैं। जबकि एलजे मीडिया में जो अंडा यूज़ करते हैं, वो पूरा का पूरा होल अंडा यूज़ करते हैं। तो सब कुछ मिलाने के बाद फिर इसको हमें सॉलिडिफ़ाई करना पड़ता है। और जो ये केमिकल एजेंट डाल रहे हैं मेलासाइट ग्रीन, इसका भी कंसंट्रेशन ओगावा और एलजी मीडिया में अलग होता है, बट दोनों सॉलिड मीडिया होता है। तो बेसिकली हम एलजी मीडिया समझ लेते हैं। तो एलजी मीडिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया कल्चर कराते हैं, तो बैक्टीरिया कल्चर होने के बाद इस तरीके से दिखता है। ये जो है ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया कल्चर होने के बाद इस तरीके से दिखता है। और इसको पूरा ग्रो होने में 1 महीने से 2 महीने का समय लगता है। 4 टू 8 वीक्स। तो अब 4 टू 8 वीक्स का जो समय लग रहा है, इतना टाइम टीबी के टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। और इसमें हमें बार-बार, जैसे हमने बैक्टीरिया सैंपल लिया और उसको कल्चर के लिए डाल दिया, तो हमें मैनुअली इस चीज़ को देखते रहना पड़ेगा कि कितना ग्रो हुआ, कितना नहीं ग्रो हुआ। तो अब इसमें बहुत समय लग जाता है। फिर हमने एक नया टेस्ट बनाया जो कि बैक्टेक टेस्ट होता है, बैक्टेक टेस्ट, जिसको बोलते हैं एमजिट 960। तो एमजिट 960 एक ये मशीन होती है जो कि ये
मशीन जो रहती है लिक्विड कल्चर के बेस्ड होती है। अब कल्चर मीडिया जो होगा अगर लिक्विड हो जाएगा, तो उससे क्या होगा बैक्टीरिया अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा और उसको जगह मिल पाती है और वो जल्दी-जल्दी मल्टीप्लाई करके जल्दी-जल्दी ग्रो कर लेता है। तो विदिन वहाँ पे एलजी मीडिया में 2 महीना लगता था, यहाँ 2 हफ्ते में ही ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। 2 वीक्स विदिन मतलब 14 डेज़ आपको ये टेस्ट पॉजिटिव पता चल जाता है। तो ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर हम बात करें मोस्ट सेंसिटिव कल्चर टेस्ट तो एल्जिट मीडिया टेस्ट जो होता है एमजिट, एमजिट 960 या बैक्टेक। सब इसी का नाम है, कमर्शियल नेम है बैक्टेक एमजेड 960। तो ये काफ़ी सेंसिटिव होता है 2 हफ्ते के अंदर ये और कल्चर के लिए यही आजकल यूज़ करते हैं। फिर अगला टेस्ट होता है लैम टेस्ट। जो लैम टेस्ट होता है अब जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसकी जो वॉल होती है वो बनी रहती है लाइपो अरेबिनोमेनन लाइपो अरेबिनोमेनन जिसको बोलते हैं लैम। तो होता क्या है कि अगर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रहेगा तो इसकी वॉल जो होगी शेड होके यूरिन में आएगी, तो हम इसी को डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर इम्यूनिटी अगर हमारी अच्छी है, ये है लैम टेस्ट, लैम एसए। तो अगर इम्यूनिटी हमारी अच्छी है, तो ये जो वॉल है वो कम आती है। इसलिए जो लैम एसए होता है, वो एचआईवी पेशेंट या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट में यूज़ करते हैं। एचआईवी पेशेंट में बेसिकली तब जब सीडी 4 काउंट 200 से नीचे आ जाए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, वो मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करके खूब सारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो जाते हैं और उसकी जो वॉल होती है, वो यूरिन में आती है, शेड होके आती है और फिर उसी को हम डिटेक्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं लैम टेस्ट। लैम का मतलब होता है लाइपो अरेबिनोमेनन टेस्ट होता है। फिर जो अगला टेस्ट होता है माल्टी माल्डी टॉफ। इस टेस्ट का होता है माल्डी टॉफ। अगर फुल फॉर्म याद करना है तो याद कर लीजिए, अभी बताता हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो होता है, हमें कहीं पे जान-पहचान करने के लिए आजकल आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड में कहीं डिटेक्ट करना होता है, केवाईसी करना रहता है, तो हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं। और पूरा एक डाटाबेस होता है, उस डाटाबेस से मैच करके बता देता है कि ये फला-फला आदमी है। तो ऐसे ये मल्टीडॉफ टेस्ट होता है। ये बैक्टीरिया का जो प्रोटीन होता है, वो एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं प्रोटीन फिंगरप्रिंट। तो जो फिंगरप्रिंट होता है बैक्टीरिया का, प्रोटीन फिंगरप्रिंट, उसको हम लोग लेते हैं और इसको फिर लेज़र से डिटेक्ट करते हैं, इस मैच कराते हैं। और ये जो कंप्यूटर रहता है इसमें डाटाबेस स्टोर रहता है पूरा, खूब सारा डाटाबेस स्टोर रहता है, जितने भी बैक्टीरिया स्पीशीज़ और सब है उनसे ये मैच कराता है। अब ये फिंगरप्रिंट जब मैच होता है तो हमें बैक्टीरिया की स्पीशीज़ पता चल जाती है, कि कौन-सा बैक्टीरिया है और ये सारी चीज़ें हमें विदिन 30 मिनट्स पता चल जाती है, 30 मिनट के अंदर। जितनी देर में डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा डिलीवर होता है उतनी देर में ये टेस्ट पॉज़िटिव आता है। तो इसको बोलते हैं माल्डी टॉफ टेस्ट। ये एक तरीके का स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेस्ट होता है। अब मल्टीटॉप में एम जो होता है मैट्रिक्स होता है, ए का मतलब होता है असिस्टेड, मैट्रिक्स असिस्टेड। एल का मतलब होता है लेजर, हम लेजर से डिटेक्ट कर रहे हैं। डी का मतलब होता है डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन। और आई का मतलब होता है आयनाइजेशन, आयनाइजेशन। और टॉफ का मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो लेजर से हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स में, तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी टॉफ टेस्ट। ठीक है? विदिन 30 मिनट्स आपके बैक्टीरिया की स्पीशीज को बता देता है, एक सेट होता है डाटा का, उससे कैलकुलेट के। फिर अगला टेस्ट है, काफ़ी एडवांस है। ये जो होता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो टेस्ट होता है, ये आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई बैक्टीरिया है, अब मान लीजिए आपको उसका इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालना। पूरी जन्म कुंडली मतलब ए टू जेड क्या करता है, कैसा है, क्या है। जैसे हम किसी आदमी की जन्म कुंडली निकालते हैं, उसी तरह बैक्टीरिया की जन्म कुंडली निकालने से क्या होता है कि उसका ए टू जेड कितने तरह का रेजिस्टेंस है, क्या म्यूटेशन है, कहाँ पे किस दवा से काम करता है, हर एक चीज़ पता चल जाता है। ये काफ़ी एडवांस टेस्ट है और रिसर्च पर्पज़ या एडवांस सेटिंग में यूज़ होता है और बहुत ही कम जगह यूज़ होता है, काफ़ी महँगा भी होता है ये टेस्ट। तो इससे हमें पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि एमडीआर टीबी है, एक्सडीआर टीबी है या नॉर्मल टीबी है। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगा? हमने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया का पूरा बायोडाटा, बैक्टीरिया का बायोडाटा क्या है? उसका जीनोम। तो जो जीनोम है उसको पूरा स्टडी करते हैं, बायोडाटा निकालते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन जीनोमिक सीक्वेंस। तो पूरा का पूरा जीनोम स्टडी करते हैं। फिर जो अगला टेस्ट है और आखिरी टेस्ट है वो होता है लाइन प्रोब एसे। लाइन प्रोब ऐसे आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम शॉप पे जाते हैं और पेमेंट करने के लिए तो बारकोड मिलता है, तो वैसे ही ये लाइन प्रोब ऐसे रहता है। और इसमें लाइन प्रोब ऐसे में होता क्या है कि हम लोग ये बारकोड स्कैनर की तरह होता है। अब बैक्टीरिया जब आया तो उस बैक्टीरिया को जब हम स्टडी करते हैं तो 3 जीन होता है उसपे, एक होता है आरपीओ बी जीन, दूसरा होता है कैट जीन
और तीसरा होता है इन ए। जी। तो इन तीनों को म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए ये एक बारकोड स्कैनर की तरह होता है। हमने बैक्टीरिया को दिखाया, अगर सेम टू सेम मैच कर गया तो कोई म्यूटेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई लाइन मिसिंग है, कोई लाइन गायब है या मिसिंग है या गलत जगह पे है, तो इसका मतलब है वो रेजिस्टेंस है। इससे ये पता चल जाता है, और इस टेस्ट का नाम होता है लाइन प्रोब ऐसे।